आने जैसा लग रहा है। देखिए भैया, तो रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा मैं इसकी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। कोई नोटबुक देना अपनी जल्दी से, नोटबुक दो जल्दी से, नोटबुक दो जो पढ़ा रखा है ना देखा। देखिए लास्ट क्लास में मैंने इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड चालू है भाई। अच्छा, हाउ टू चार्ज अ बॉडी, हाउ टू चार्ज अ बॉडी मैंने बता दिया था आपको, इंडक्शन तक बता दिया था, ठीक है। आज मैं बता रहा हूँ हाउ टू चार्ज अ बॉडी बाय कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है पता है आपको? कंडक्शन होता है कि भैया चार्ज का फ्लो, कंडक्शन मतलब एक तरह से वायर के थ्रू कुछ भी फ्लो करे, वायर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो उसको हम कहते हैं कंडक्शन। चार्ज फ्लो करता है तब भी क्या कहते हैं? कंडक्शन ही कहते हैं। तो अगला टाइप है हाउ टू चार्ज अ बॉडी में, कि बॉडी को किस प्रकार से चार्ज करे, तो टॉपिक है अपना बाय कंडक्शन। क्या है दूसरा मेथड था? बाय कंडक्शन। भाई नुबड़ा इंसान जो भी है अभी मीटिंग से फायर कर दूंगा, अच्छा लगेगा? फालतू के हाथ मत कर चल। सेकंड है चार्जिंग बाय, थर्ड है चार्जिंग बाय कंडक्शन। देखिए भाई प्लीज ध्यान दीजिए, कंडक्शन एक मेथड होता है जिसमें चार्ज वायर के थ्रू फ्लो करता है। चार्ज वायर के थ्रू फ्लो करता है, जैसे वायर में करंट फ्लो करता है ना, बिल्कुल चार्ज, करंट फ्लो करने का मतलब चार्ज का फ्लो है, ठीक है। तो चार्ज जब वायर से फ्लो करता है, चार्ज फ्लो थ्रू दी, फ्लो थ्रू दी वायर, वायर से चार्ज का आपका फ्लो होता है यहाँ पर, ठीक है। अब आपको बता दूं भैया, चार्ज का फ्लो और करंट का फ्लो एक जैसा होता है, और चार्ज का फ्लो हमेशा होता है कौन से चार्ज का? पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? पॉजिटिव चार्ज का फ्लो कहां से होता है? वायर से, सॉरी, वैसे तो नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है, लेकिन हम जो करंट के मामले में लेके चलते हैं ना, तो पॉजिटिव चार्ज लेके चलते हैं। पॉजिटिव चार्ज, दोबारा बोल रहा हूं, पॉजिटिव चार्ज कभी भी फ्लो नहीं करता। रीजन क्या होता है? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है केवल प्रोटॉन पे, और प्रोटॉन कहां पे होता है? न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस के अंदर से किसी चीज को निकालना असंभव है एक तरह से, क्योंकि उसको जोड़ के किसने रखा हुआ है? न्यूक्लियर फोर्स, जो कि ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली फोर्स होता है, न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है भैया। इसीलिए प्रोटॉन कभी भी वायर में या कहीं पर भी फ्लो नहीं कर सकता, ठीक है। रीजन क्या है भैया? एक तो उसका साइज बड़ा होता है, दूसरा उसकी मोबिलिटी कम होती है, तीसरा प्रोटॉन कहां बैठा होता है? न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस से निकालना उसको असंभव है। फ्लो हमेशा इलेक्ट्रॉन का ही होता है, लेकिन हम उसकी उल्टी डायरेक्शन में, जैसे इलेक्ट्रॉन ए से बी फ्लो कर रहा है, तो हम उसकी उल्टी डायरेक्शन में हम प्रोटॉन को एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जितना ए से बी की तरफ जाएगा उतना ही पॉजिटिव इफेक्ट बी से ए की तरफ आता है। अगर सोडियम ने क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन ने कुछ नहीं दिया ना, कुछ नहीं दिया है ना, लेकिन हमने देखा ये जब सोडियम ने क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दिया तो सोडियम के ऊपर क्या आ गया? प्लस चार्ज, और क्लोरीन के ऊपर हो गया माइनस चार्ज। तो हम इसको दो तरीके से बोल सकते हैं कि सोडियम से क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन गया, या क्लोरीन से सोडियम की तरफ प्रोटॉन आया। हुआ एक चीज है, लेकिन मैं इसको दो तरीके से बोल सकता हूं। पहला, सोडियम से क्लोरीन की तरफ क्या गया? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि क्लोरीन पे क्या गया? इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज आ गया। और क्लोरीन से सोडियम की तरफ क्या आया? प्रोटॉन आया, जो कि हुआ नहीं है, लेकिन मैं लेके चल रहा हूं। तो ध्यान रखना हमेशा कि यहां पर जब चार्ज के फ्लो की बात करूंगा तो मैं पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की बात करूंगा। एक्चुअल में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो, लेकिन मैं क्या एज्यूम करके चल रहा हूं? उसकी उल्टी डायरेक्शन में प्रोटॉन का फ्लो। प्रोटॉन का फ्लो कभी पॉसिबल नहीं है, रीजन आपको बता दिया, क्योंकि प्रोटॉन कहां पर होता है? न्यूक्लियस के अंदर, और जिस फोर्स से वो जुड़ा होता है न्यूक्लियस के साथ वो होता है न्यूक्लियर फोर्स, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है नेचर के अंदर, ठीक है। और एक रीजन और होता है कि प्रोटॉन का साइज काफी बड़ा होता है, ठीक है, 2000 गुना एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जब इतने बड़े साइज के साथ कोई चीज चलती है तो उसकी स्पीड अपने आप क्या होती है? कम हो जाती है, यानी मोबिलिटी, इसे कहते हैं मोबिलिटी, काफी कम होती है। मूव करने की एबिलिटी को मोबिलिटी कहते हैं, यानी प्रोटॉन की मोबिलिटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन के कंपेरेटिवली काफी कम होती है, ठीक है। इसलिए हमेशा प्रोटॉन ही फ्लो करता है, समझ गए? खैर ये टॉपिक तो नहीं था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि पॉजिटिव चार्ज का फ्लो कहां से कहां पे है। तो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो वायर से होता है, और कहां से कहां पे? हाइयर पोटेंशियल टू, हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब ये वाला वर्ड कहां से आ गया भैया? सुन लीजिए, आपने बैटरी देखी होगी, बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव करंट जो फ्लो करता है वो पॉजिटिव से कहां की तरफ जाता है? नेगेटिव की तरफ।
करंट का जो फ्लो होता है वो कहां से होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो करता है, ठीक है। और करंट की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज को भी हम मान के चलते हैं कि उसी डायरेक्शन में प्रोटॉन, देखिए ऐसा मैं आपको यहाँ पे डायग्राम से बनाता हूँ, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज हमेशा क्या होता है, हाइयर पोटेंशियल पर, कहां पर होता है, हाइयर पोटेंशियल पर। और नेगेटिव चार्ज हमेशा किस पे होता है, लोअर पोटेंशियल पर। किस पे होता है, लोअर पोटेंशियल पर, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है भैया, पोटेंशियल, ठीक है। नेगेटिव चार्ज लोअर पोटेंशियल पर, पॉजिटिव चार्ज हाइयर पोटेंशियल पर। मैंने इन दोनों को वायर से जोड़ दिया, ठीक है। होता क्या है, एक्चुअल में होता है कि नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन निकल के आते हैं और वो कहां पर आते हैं, पॉजिटिव की तरफ। जब नेगेटिव और पॉजिटिव मिलता है तो जीरो हो जाता है इफेक्ट। अब आपको पता है यहां पर बहुत सारा पॉजिटिव है तो एकदम से एक इलेक्ट्रॉन के आने से इफेक्ट जीरो नहीं होगा, लेकिन इसका पोटेंशियल धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। इलेक्ट्रॉन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, धीरे धीरे इस साइड में बढ़ेंगे। पॉजिटिव साइड में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बढ़ती है, उसका पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं नेगेटिव साइड को देखूं, लोअर पोटेंशियल पे, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो रही है भैया, कम हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं उधर की तरफ। और धीरे धीरे इसका पोटेंशियल क्या होगा भैया, इंक्रीज करेगा, क्योंकि जहां पर इलेक्ट्रॉन कम होते हैं वहां पर पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज करता है। इलेक्ट्रॉन कम होने का मतलब है पॉजिटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस क्या हो रहा है, यहां पर ज्यादा हो रहा है, होता है एक्चुअल में ये। लेकिन मैं क्या लेके चलता हूं भैया कि पॉजिटिव चार्ज इसको क्या दे रहा है, पॉजिटिव, और यहीं पर क्या होता है, इसी डायरेक्शन में आपका करंट आता है। आपको पता नहीं इलेक्ट्रॉन की उल्टी डायरेक्शन में करंट आता है, तो इलेक्ट्रॉन तो आपका नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन करंट कहां जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव। और इसी में हम कहते हैं भैया प्रोटॉन कहां से फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। करंट के फ्लो की डायरेक्शन और पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है। और करंट के फ्लो की डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन हमेशा एक दूसरे से क्या होती है, अपोजिट होती है, ठीक है। अब होता क्या है कि भैया यहाँ पर एक क्या है, हाइयर पोटेंशियल पर है, मतलब ये चार्ज बॉडी एक तरह से, और एक बॉडी क्या है भैया, लोअर पोटेंशियल पर है, यानी ये अनचार्ज बॉडी है, एक तरह समझ लीजिए, ठीक है। तो जब ये इसको हाइयर पोटेंशियल वाली बॉडी जब इसको प्रोटॉन देगी तो इसके ऊपर धीरे धीरे पोटेंशियल इसका क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। और अगर किसी बॉडी का पोटेंशियल राइज होता है इसका मतलब वो चार्ज हो रही है, क्या हो रही है, इसकी चार्जिंग हो रही है, चार्ज हो रही है बॉडी, ठीक है भैया। तो इस तरीके से एक दो अलग अलग पोटेंशियल वाली बॉडी को हम अगर एक दूसरे से वायर से कनेक्ट कर देते हैं, किससे, तो धीरे धीरे हाइयर वाली पोटेंशियल वाली बॉडी लोअर पोटेंशियल वाली बॉडी का पोटेंशियल इंक्रीज करती है, यानी उसको चार्ज कर देती है, ठीक है। इसे कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्या कहते हैं इसे, समझ गए भैया। तो यहां पर सिंपल सी डेफिनेशन है, नोट में ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज टेक प्लेस हाइयर टू लोअर पोटेंशियल till their potential become equal। कह रहा भैया हाइयर पोटेंशियल से लेके लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज का, किस चार्ज का, पॉजिटिव चार्ज का, जो कि होता ही नहीं है एक्चुअल में, जो कि हम एज्यूम करके चलते हैं, ठीक है भैया। हो तो वैसे ही रहा है ना, कुछ पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हो रहा है या नेगेटिव चार्ज का फ्लो हो रहा है, एक दूसरे से उल्टी डायरेक्शन में बराबर कह सकते हैं, ठीक है भैया, जैसे मैंने बताया। तो यहाँ पर क्या रहा है कि पॉजिटिव चार्ज वाली बॉडी लोअर पोटेंशियल, जो कि क्या होती है, हाइयर पोटेंशियल वाली बॉडी क्या करती है, लोअर वाले को चार्ज करती है, कब तक, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए भैया, इक्वल ना हो जाए, यानी दोनों पे इक्वल चार्ज ना आ जाए। समझ गए भैया, ये चीज ध्यान रखना, इसे कहते हैं भैया चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्या कहते हैं इसे, ठीक है। अगला भैया कंडक्शन से समझ में आ गया। अच्छा चलो कुछ क्वेश्चन भी लेते हैं। ये 10 वोल्ट की बैटरी, इसका पोटेंशियल क्या 10 वोल्ट है, और इसका पोटेंशियल है भैया 5 वोल्ट है, ठीक है। तो वो कम चार्ज है और ये क्या है, ये 10 वोल्ट वाली ज्यादा चार्ज है। तो अगर मैं इन दोनों को वायर से कनेक्ट कर देता हूं तो ये क्या करेगी, इसको पॉजिटिव चार्ज देगी। हो नहीं रहा, एज्यूम करके चल रहे, हो क्या रहा है, यहां से एक्चुअल में ये नहीं होता, लेकिन हम इसको लेके चलना है। एग्जाम में यही लिखना है आपको, एग्जाम में होता क्या है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, लेकिन एग्जाम में ये नहीं लिखना, नहीं लिखना, बड़ी की तो छोटी लिखना, ठीक है। तो ये क्या है भैया, ये जो नहीं होता वही एग्जाम में लिखना है, और जो होता है वो एग्जाम में नहीं लिखना है, ठीक है। क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में जो डेफिनेशन दे रखी है वो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की दे रखी है, समझ गया। तो ये हो गया उसका, ठीक है भैया।
अब हुआ क्या कि जब इलेक्ट्रॉन इधर से आने लगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया भैया, कम होने लगे। इलेक्ट्रॉन कम होने लगे तो उसका पोटेंशियल क्या हो गया, बढ़ने लगा। और पोटेंशियल बढ़ने का मतलब क्या होता है, चार्ज हो रही है। क्या हो रही है भैया, ठीक है भैया। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो रही है भैया, बढ़ने लगी, पोटेंशियल क्या होने लगा, कम होने लगा। और ये बॉडी क्या हो रही है, डिस्चार्ज कर रही है। ये क्या हो रही है, डिस्चार्ज। इसका जिसका पोटेंशियल कम हो जाए वो डिस्चार्ज हो रही बॉडी। समझ गए भैया। तो ये मेथड क्या कहलाता है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है भैया। तो अपने पास तीन मेथड थे, एक तो चार्जिंग बाय रबिंग था, एक चार्जिंग बाय आपका इंडक्शन हो गया, बताया था आपको इंडक्शन, और एक चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो गेट बंद कर दो। एक चार्जिंग बाय क्या था भैया, कंडक्शन, जो कि ये बता दिया मैंने। ठीक है। अगला टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है आपका वो है भैया इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है भैया, चार्ज। स्टैटिक मतलब क्या होता है, रेस्ट। और फोर्स मतलब क्या होता है, उनके बीच में लगने वाला फोर्स। जब दो चार्ज रेस्ट में रहते हैं उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। द फोर्स इन बिटवीन टू चार्ज एट रेस्ट। द फोर्स, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये जितना आसान लगता है उतने ही इसके अंदर से कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। बड़े सिंपल सा लगता है ये लॉ बड़ा सिंपल सा है, लेकिन इससे कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्या होते हैं आपको, बहुत आते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है। न्यूमेरिकल तो बहुत ना के बराबर आते हैं इसमें। ठीक है। तो भैया क्या करें, इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है, चार्ज। स्टैटिक मतलब होता है रेस्ट। ठीक है। चार्ज एट रेस्ट जब होते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। और फोर्स क्या होता है, फोर्स इन बिटवीन टू चार्ज। तो कह रहे भैया फोर्स इन बिटवीन टू चार्ज एट रेस्ट, फोर्स इन बिटवीन टू चार्ज एट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या कहते हैं उसको, जब दो चार्ज आपके रेस्ट में रहते हैं उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बता दो भैया, एक होता है भैया अट्रैक्टिव और दूसरा होता है आपका रिपल्सिव। अट्रैक्शन कब होता है दो चार्जेस के बीच में, जब वो अनलाइक होते हैं। क्या होते हैं, यानी एक पॉजिटिव दूसरा, एक नेगेटिव दूसरा, ठीक है भैया, अपोजिट। अनलाइक चार्ज के बीच में क्या होता है, अनलाइक चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है। और रिपल्सन होता है हमेशा लाइक चार्ज के बीच, यानी दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। ठीक है। मान लीजिए चार्ज पॉजिटिव है और ये चार्ज नेगेटिव है, तो इनके बीच में आपको पता है ये क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है। अगर मैं इन दोनों चार्ज की मल्टीप्लीकेशन करूं तो क्या आएगा, Q1 गुणे में Q2 करूं तो भैया एक पॉजिटिव है और दूसरा क्या है भैया, नेगेटिव है। तो अगर आप Q1 गुणे में Q2 करोगे तो पॉजिटिव गुणे में नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव गुणे में नेगेटिव। और नेगेटिव चीजें क्या होती है, जीरो से कम होती हैं। अगर दो चार्जेस का प्रोडक्ट जीरो से कम आ रहा है तो उनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। दो चार्जेस का प्रोडक्ट अगर आपका जीरो से कम आ रहा है तो उनके बीच में क्या लगेगा, जीरो से कम आने का मतलब नेगेटिव। नेगेटिव प्रोडक्ट जब आता है जब एक चीज पॉजिटिव और दूसरी चीज क्या होती है, यानी अनलाइक कंडीशन में। ठीक है। अब देखिए ये Q1 आपका पॉजिटिव और Q2 भी क्या है, आपका पॉजिटिव है, तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन। या Q1 आपका नेगेटिव है तो Q2 भी क्या होना चाहिए आपका, तब भी इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, Q1 इंटू में Q2 करूं, तो पॉजिटिव गुणे में पॉजिटिव या नेगेटिव गुणे में नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव। और हर पॉजिटिव चीज क्या होती है, जीरो से ज्यादा आती है। दो चार्जेस का प्रोडक्ट अगर जीरो से ज्यादा आ रहा है तो उनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। ठीक है भैया। अब ये हो गया भैया टाइप ऑफ फोर्स। अपने पास दो टाइप के फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स अनलाइक चार्ज के बीच में लगता है, रिपल्सिव फोर्स लाइक चार्जेस के बीच में लगता है। ठीक है भैया। ये कई बार क्वेश्चन दिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो इन दोनों का ध्यान रखना कि अगर प्रोडक्ट लेस देन जीरो आ रहा है तो अट्रैक्शन, नहीं तो रिपल्शन। ठीक है भैया। अब आ रहे भैया एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था कुलम। क्या नाम था, क्या, फोर्स मैग्नीट्यूड नहीं, बराबर नहीं हो सकता। बराबर तो जब होगा जब दूसरी चार्ज एक पे चार्ज ही नहीं होगा। ठीक है। और वहां पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। फोर्स हमेशा चार्जेस के बीच में लगता है। कुलाम्स लॉ नहीं लग सकता है। प्रोडक्ट अगर, हाँ सुन लीजिए भैया, अगर प्रोडक्ट आपका जीरो के बराबर भी आ रहा है फिर भी फोर्स लगेगा। सोचो कब ये क्वेश्चन आता है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन ने राइज किया। वैसे इसका ये मोटिव नहीं था मुझे पता है, लेकिन यहां से क्वेश्चन निकल के आ गया। ठीक है। कि अगर एक चार्ज बॉडी चार्ज है, अगर कह रहा है, सुन लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं नोट में। ठीक है भैया। Q1 इंटू में Q2 बराबर में जीरो, विच टाइप्स ऑफ फोर्स इन बिटवीन, विच टाइप ऑफ फोर्स
इन बिटवीन Q1 एंड, कह रहा है भैया दोनों का प्रोडक्ट ग्रेट इक्वल टू 0 आ रहा है, बताओ इनके बीच में क्या फोर्स होगा, क्या होगा, कैसे? वो बोलने की कोशिश सही कर रहा है और उसने सही सोचा भी है, इनके बीच में अट्रैक्शन ही हो सकता है Q1 Q2 अगर एक, हाँ मतलब ये देखो एक पॉसिबिलिटी तो है कि इनके बीच में फोर्स ही ना लगे, और अगर इनके बीच में फोर्स लग रहा है तो वो हमेशा अट्रैक्टिव ही होगा। देखिए फोर्स 0 कम लगेगा, इसकी दो कंडीशन है, फोर्स बराबर में 0, पहला 0, ये फोर्स 0 जब होगा जब Q1 भी 0 होगा और Q2 भी क्या होगा, 0 होगा, इस कंडीशन में प्रोडक्ट भी आपका 0 आएगा और हमेशा क्या होगा, अट्रैक्शन, सॉरी कोई फोर्स नहीं लगेगा इसके अंदर। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि भैया इनके बीच में फोर्स क्या हो, एट्रैक्टिव हो, क्या हो, अब एट्रैक्टिव कैसे होगा, एट्रैक्टिव के लिए कंडीशन ये होती है कि एक चार्ज क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, और दूसरा चार्ज क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0। इसको जिसके पास चार्ज इक्वल टू 0 होता है उसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक, क्या कहते हैं उसे, डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक को मान लीजिए इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, एक ऐसी पॉसिबिलिटी दे रहा हूं, मान लीजिए इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है भाई प्लीज, तो इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी को इसके ऊपर कितना चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, Q1 हो गया, ठीक है, और एक दूसरी बॉडी क्या है, डाइलेक्ट्रिक, जिसके ऊपर नेट चार्ज क्या है, 0। नेट चार्ज 0 होने का मतलब क्या भैया, कि प्लस और माइनस चार्ज इसके पास इक्वल अमाउंट में, तो जैसे ही आप इस प्लस चार्ज के पास में रखोगे, इसके पास देखिए डाइलेक्ट्रिक है, तो नेगेटिव वाला इधर आ जाएगा और पॉजिटिव वाला क्या होगा, दूर चले जाएगा। इस पॉजिटिव चार्ज ये Q2 है, ठीक है, इसके ऊपर नेट चार्ज क्या था, 0 था, लेकिन जैसे ही इस अनचार्ज बॉडी को, इस डाइलेक्ट्रिक को आपने इस चार्ज बॉडी के पास में रखा, Q1 के पास, तो वैसे इसका क्या होता है, पोलराइजेशन, क्या होता है, पोलराइजेशन हो गया। और जैसे ही आपका पोलराइजेशन होता है तो आपको पता है ये पॉजिटिव इसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, और इस नेगेटिव को ये, इस पॉजिटिव को ये वाला पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा। आपको पता है किसके बीच की दूरी कम है, अट्रैक्टिव चार्ज के बीच की दूरी कम है या रिपल्सिव चार्ज की दूरी, तो अट्रैक्टिव फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी, क्योंकि अट्रैक्शन पास पास के चार्जों में हो रहा है और रिपल्सन दूर दूर के चार्जों में हो रहा है, तो यहाँ पर अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा रिपल्सन से। सो टोटल फोर्स, नेट फोर्स जो आएगा वो हमेशा क्या आएगा, अट्रैक्टिव नेचर का होगा, क्योंकि जो ज्यादा होता है उसी का नेचर होता है। तो ध्यान रखना यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी होती है, अगर चार्ज का प्रोडक्ट आपका इक्वल टू 0 है तो वहां पर पहली पॉसिबिलिटी है कि फोर्स ही ना लगे, फोर्स जब 0 लगेगा, नहीं लगेगा, तो उस कंडीशन में दोनों चार्ज क्या होंगे भैया, 0 0 के होंगे। अगर फोर्स लगेगा भी तो हमेशा क्या होगा, अट्रैक्टिव नेचर का होगा, उसमें चाहिए चार्ज, इसको मैंने अपने आप से अज्यूम कर लिया, इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरी वाली बॉडी के ऊपर नेगेटिव 0 चार्ज है, इसको हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक, क्या कहते हैं इसको, डाइलेक्ट्रिक के पास नेट चार्ज की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, मतलब दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों का अमाउंट क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे ही मैंने इस पॉजिटिव चार्ज की पास ये वाला डाइलेक्ट्रिक रख दिया तो प्लस की अट्रैक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज क्या होगा, सामने वाले फेस में आ जाएगा, और प्लस के रिपल्शन की वजह से प्लस वाला चार्ज क्या होगा, दूर चला जाएगा। इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन, इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन, तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा, ज्यादा, और रिपल्सिव फोर्स क्या होगा, कम, क्योंकि दूरी यहाँ पर क्या, रिपल्सन के बीच में ज्यादा, अट्रैक्शन के बीच में कम, तो ओवरऑल फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव इन नेचर होगा। समझ गए, इसकी दो पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है, तेरी एक छोटी सी बात पे इतना बड़ा टॉपिक बन गया, ये होती है फिजिक्स, इसलिए हर टुच्चा बच्चा नहीं कर पाता है, ठीक है, समझ गए। तो ये हो गया दो पॉसिबिलिटी। आप में कौन कौन बैठा है, नोबड़ा इंसान, नोबड़ा इंसान पढ़ने वाला बच्चा है। चलो भी आगे बढ़े, चलो बेटा तू, चलो बेटा अगला आ रहा है भैया, देखिए बात करते भैया यहाँ पे, भाई प्लीज बोल मत। अगला आ रहा भैया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, उसका मैग्नीट्यूड। तो ये मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए कुलम्स नाम के एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एक रिलेशन दिया जिसको हम कुलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, ठीक है। अब ये कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी गिवन बाय static force can be given by Coulomb's law of electrostatic force। कह रहा भैया यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड है वैल्यू है उसको किससे दी जाती है, Coulomb's law of इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से दी जाती है। अब देखिए क्या कहता है, कह रहा भैया एक चार्ज Q1 है और ये चार्ज क्या है भैया Q2 है, इनके सेंटर के बीच की दूरी क्या है भैया R है। कह रहा है इनके बीच में चाहे किसी प्रकार का फोर्स हो, अट्रैक्शन या रिपल्शन, मैंने मान लिया भैया अट्रैक्शन भी हो सकता है या इनके बीच में क्या होता है रिपल्शन भी हो सकता है, ये अट्रैक्शन है और ये रिपल्शन है, कोई सा भी फोर्स हो। तो देखा गया है बाय ऑब्जर्वेशन कि जो भी फोर्स है वो इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली होगा, इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के। मतलब अगर आप डिस्टेंस को कांस्टेंट कर रहे हो और चार्ज का प्रोडक्ट बढ़ा रहे हो तो फोर्स क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा फिक्स्ड डिस्टेंस पर। ध्यान दीजिए आपने आर को क्या कर रखा है इस कंडीशन में, कांस्टेंट कर दिया, आर फिक्स कर दिया, दो चार्जेस के सेंटर के बीच की दूरी आपने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। और फिक्स करने के बाद देखो फिक्स क्यों किया अभी आपको बताता हूं। अगर आप फिक्स करके दो चार्जेस का प्रोडक्ट बढ़ाते जाओगे, मान लीजिए आपने Q1 क्या ले लिया, Q1 Q2, Q1 को ले लिया 2 कूलम, Q2 को ले लिया 1 कूलम, प्रोडक्ट क्या आएगा दोनों का, डिस्टेंस इनके बीच में क्या है, आर ही है, सबके बीच में डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस कांस्टेंट है इनके बीच में, डिस्टेंस आर है। तो अभी इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 2 क्या आ रहा है। अब देखिए दूसरे कंडीशन में हमने क्या कर दिया, इसको 4 कर दिया, इसको हाफ कूलम कर दिया, अब प्रोडक्ट क्या आएगा, 2 ही आएगा। यानी इन दोनों केस में फोर्स क्या रहेगा, सेम रहेगा। फोर्स यहां पे देखिए तो इस केस में फोर्स अगर F है, इस केस में फोर्स F है तो इसके में भी क्या होगा, फोर्स F हो जाएगा। अब कह रहा है भैया कि अगर मान लीजिए Q2 को आप कर दीजिए 4 कूलम और इसको कर दो भैया 1 कूलम, तो अब फोर्स कितना आएगा, प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। यानी पहले से प्रोडक्ट 2 गुना बढ़ गया, पहले 2 आर था, प्रोडक्ट 2 गुना बढ़ गया तो फोर्स क्या होगा, 2F हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2F हो जाएगा। प्रोडक्ट 2 गुना बढ़ा तो फोर्स भी क्या होगा, 2 गुना बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए आप इसको कर दो 4 कूलम और इसको कर दो 2 कूलम, अब प्रोडक्ट क्या आएगा 8, पहले से प्रोडक्ट 4 गुना बढ़ गया तो फोर्स क्या होगा, 4F हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखना कि जब प्रोडक्ट ज्यादा आएगा तो फोर्स भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। डिस्टेंस क्या रखना है आपको, कांस्टेंट, कांस्टेंट। अब इस पे क्वेश्चन और आता है, कह रहा भैया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कह रहा Q1 की वैल्यू क्या भैया, एक चार्ज है जिसकी वैल्यू क्या है 8 कूलम है, क्या है 8 कूलम है। इसको तोड़ा गया 2 पार्ट में, Q1 और Q2 में तोड़ दिया मैंने इसको, ठीक है, ब्रेक कर दिया मैंने इसको। बताओ फोर्स मैक्सिमम कब आएगा, अगर इनके बीच में फोर्स क्या है, मैक्सिमम है, आर क्या है भैया, कांस्टेंट है। तो बता रहा Q1 की वैल्यू और Q2 की वैल्यू क्या होगी। अब ये बच्चा का दिमाग खत्म, बच्चा नहीं बता पाएगा इसको अगर बच्चे ने ध्यान से नहीं पढ़ रखा, कूलम्स लॉ ही है लेकिन भैया डिस्टेंस कांस्टेंट करके फोर्स बोल रहा है मैक्सिमम आया तो Q1 Q2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो भैया फोर्स मैक्सिमम है, Q1 Q2 यहां पर आपके वेरिएबल है, कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो कुछ भी में आप क्या हो सकता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो Q1 Q2 को अगर आप तोड़ोगे तो उनका सम 8 कूलम आना चाहिए, क्या आना चाहिए। अगर Q1 आपका 1 कूलम होगा तो Q2 आपका 7 कूलम हो सकता है, लेकिन प्रोडक्ट क्या आ रहा है 7, क्या आ रहा है प्रोडक्ट 7 आ रहा है। Q1 अगर आपका 2 कूलम है तो Q2 आपका क्या होगा 6 कूलम, प्रोडक्ट क्या आ रहा है आपका 8। अब 2 और 6 का प्रोडक्ट 8 आता है, सम थोड़ी ना पूछ रहा हूं 12। अगर Q1 आपका 3 कूलम है तो Q2 क्या होगा आपका 5 कूलम, प्रोडक्ट क्या आएगा 15, बढ़ते आ रहा प्रोडक्ट तो फोर्स भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अगर Q1 आपका 4 कूलम है और Q2 भी आपका 4 कूलम है तो प्रोडक्ट क्या आएगा 16, सबसे ज्यादा प्रोडक्ट अभी आ रहा है। अगर Q1 आपका 5 कूलम है और कितना होगा, Q2 आपका क्या होगा 3 हो जाएगा। अब जब वो 5 है तो 3 ही होगा ना, सम तो 8। देखो दोनों चार्जेस का सम 8 आना चाहिए, प्रोडक्ट मैक्सिमम लेना आपको, ठीक है।
तो आप देख रहे हो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट कब आ रहा है, जब दोनों की वैल्यू 4 कूलाम है। तो यानी दोनों चार्ज की वैल्यू अगर फोर्स मैक्सिमम है तो भैया Q1 भी क्या होगा 4 कूलाम, और Q2 भी क्या होगा भैया, ये भी 4 कूलाम, और ये भी क्या होगा। अब कह रहा है भैया फोर्स मिनिमम होगा तो क्या होगा भाई, तो भैया सबसे मिनिमम प्रोडक्ट आपको देखना है जब फोर्स मिनिमम है। पहला ये हो गया फोर्स मैक्सिमम, दूसरे फोर्स आपका क्या आना चाहिए, मिनिमम आना चाहिए। क्या आना चाहिए, तो फोर्स मिनिमम, तो Q1 Q2 की वैल्यू बताओ। तो भैया फोर्स मिनिमम होगा तो इसमें दो कंडीशन हो सकती है, इसमें दो कंडीशन हो सकती है, एक बार एक साथ, एक बार साथ एक। Q1 की वैल्यू क्या हो सकती है 1 कूलाम, दूसरी की वैल्यू क्या होती है 7 कूलाम, ठीक है। और 0.5 भी होगा ना, मतलब पॉइंट में हो सकता है, मैं मिनिमम बता रहा हूं, इससे ऐसे तो बहुत सारे आंसर आ सकते हैं, ये आंसर फिक्स है, इसके अलावा दूसरा आंसर नहीं आ सकता। लेकिन इन मिनिमम के कंडीशन में बहुत सारे आंसर आ सकते हैं, आपको मिनिमम प्रोडक्ट देखना है, ठीक है। और Q2 क्या होना चाहिए भैया 7 कूलाम, तो Q1 क्या होगा 1 कूलाम होगा। इस कंडीशन में प्रोडक्ट आपको जहां पर भी मिनिमम मिले वहां पर फोर्स क्या होगा भैया, मिनिमम होगा। समझ गए भैया। अब ले लो इसकी फोटो अच्छी सी, ये पहला हो गया, अभी पहला फैक्टर देखा हमने। हो गया। अब अपनी गंदी शकल की फोटो लेता है, ए इसकी ले ले, उसी को एडिट करेगा, लोगों को भ्रम में रखेगा, उसके बाद यूट्यूब पे डालेगा डांस करते हुए। चल मैं हट, ऐसे नहीं बताता मैं, रोहित पंत। चलो समझ गए भैया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला भैया दूसरा फैक्टर है डिस्टेंस वाला फैक्टर, ठीक है। पहला फैक्टर देख लिया, प्रोडक्ट हम जब मैक्सिमम आएगा तो ये होगा, ठीक है। अब दूसरा फैक्टर है बाय ऑब्जर्वेशन, देखा कि अगर दो चार्जेस को फिक्स कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, अब इन दोनों प्रोडक्ट को फिक्स कर दिया। प्रोडक्ट फिक्स करने का मतलब है, अगर इनका प्रोडक्ट फिक्स कर दिया इसका मतलब Q1 Q2 भी क्या हो गया, फिक्स हो गए। अब नहीं करना, अब आपको क्या करना है, डिस्टेंस वेरिएबल, क्या करना है इनके बीच का, आर वेरिएबल करना। तो भैया देखा गया ऑब्जर्वेशन में कि डिस्टेंस जब ज्यादा होगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, चाहे कोई सही फोर्स हो, चाहे कोई सही फोर्स हो। डिस्टेंस बढ़ाओगे, चार्ज को फिक्स कर दिया आपने, Q1 Q2 की वैल्यू को छेड़छाड़ नहीं कर रहे, आप केवल किसको छेड़ रहे हो, उनके मैग्नीट्यूड को, ओ सॉरी उनके बीच के डिस्टेंस को। तो जब आपका डिस्टेंस मिनिमम रहेगा तो फोर्स क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। और जब डिस्टेंस मैक्सिमम करते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, तो फोर्स क्या होगा, कम होता जाएगा। इसका मतलब डिस्टेंस और फोर्स क्या है भैया, एक दूसरे से इनवर्सली है, स्क्वायर के इनवर्सली, स्क्वायर के इनवर्सली। इन दोनों कंबाइन कर दिया, और कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, तो क्या होगा, F इज डायरेक्टली इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। F इज इक्वल्स टू में K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। यहाँ पर ये फॉर्मूला बन गया, F इक्वल्स टू में 1 बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ठीक है। और Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, इसको कहते हैं मीडियम कांस्टेंट। इसको क्या कहते हैं, मीडियम कांस्टेंट। अलग अलग मीडियम के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है, क्योंकि ये वैल्यू क्या होती है, वेरिएबल होती है। हर मीडियम के लिए क्या होती है, अलग अलग होती है। एप्सिलॉन आर ही बदलता है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू अलग अलग मीडियम के लिए क्या होगी, अलग अलग होगी, ठीक है। वाटर के लिए 80 होता है, वैक्यूम के लिए 1 होता है ना, अलग अलग मीडियम एप्सिलॉन आर की वैल्यू। इसलिए इसको पूरे के पूरे क्या कहते हैं हम, मीडियम कांस्टेंट। और यहाँ पर ये है 1 बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसे कहते हैं एब्सोल्यूट कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसको, अब ये एब्सोल्यूट कांस्टेंट इसलिए कहा था कि ये 1 बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हर जगह पर क्या होती है, एक जैसी होती है। लेकिन एप्सिलॉन आर की वैल्यू हर जगह पर क्या होती है, मान लीजिए वाटर के अंदर करोगे तो वाटर के अंदर ये फिक्स तो हो गया, क्योंकि उसका ये फिक्स हो जाता है वाटर के अंदर। वाटर के अंदर एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होगी, फिक्स होगी। तो अब ये भी क्या होगा, फिक्स हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप मीडियम चेंज करोगे तो ये क्या होगा, बदल जाएगा उस मीडियम के लिए, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, बदल जाएगी। लेकिन ये जो अकेले, अगर मैं उसको एप्सिलॉन को हटा दूं और केवल इसकी बात करूं तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 9 इंटू 10⁻9 आती है, कहीं पर भी हो। ओहो हाथ गलत ऊपर कर दिया, हाथ लग गया बादल में, बारिश आ गई, ठीक है। अरे क्यों एक्टिंग कर रही है, अरे कुछ भी हो, कुछ नहीं खराब होता। कहा एक्टिंग करी, ओ यार शिट, क्या होगा। ठीक है भैया, तो ये हो गया भैया आपका फोर्स।
1 बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन बिटवीन टू चार्ज इन अ फिक्स्ड मीडियम। एप्सिलॉन आर की वैल्यू अलग अलग मीडियम के लिए क्या होगी, अलग अलग होगी। बात करूं है भाई, ये फिक्स है हमेशा। 1 बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एब्सोल्यूट कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? 1 बाय में 4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹ किसी मीडियम में चले जाओ, लेकिन जैसे इसमें एप्सिलॉन आर आता है ना, तो ये बन जाता है मीडियम कांस्टेंट। क्या बन जाता है? हाँ, ये अलग अलग है। एप्सिलॉन नॉट कि अगर मैं इंडिविजुअल वैल्यू देखूं तो वो हमेशा ही हर मीडियम में 8.85 इंटू 10⁻⁻। अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू देखो, सुन लीजिए, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर ये कुछ चीजें बता रहा हूँ। ये क्या है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। इसको अगर देखा जाए, ये पूरा का पूरा क्या, मीडियम कांस्टेंट। क्या मीडियम कांस्टेंट? ये जो है, ये इसकी वैल्यू हर मीडियम में क्या होगी, 8.85 इंटू 10⁻12 आएगी। इसकी वैल्यू क्या होगी, अलग अलग मीडियम में क्या होगी, वेरिएबल होगी। वेरिएबल होगी, वेरिएबल फॉर डिफरेंट मीडियम, डिफरेंट मीडियम। अलग अलग मीडियम के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। अगर मैं इस पूरे की वैल्यू की बात करूं, इसकी केवल जो गोले में, तो इसकी आएगी 9 इंटू 10⁻9। ये हर जगह पर एक जैसी रहेगी, क्योंकि आपको पता 4 हर जगह पर थोड़ा चेंज होगा, पाई भी हर जगह पर नहीं चेंज होने वाला। एप्सिलॉन नॉट भी हर जगह पर क्या रहेगा, एक जैसे ही रहेगा। कौन बदल रहा है भैया? ये अगर के बदल रहा है तो भैया इसकी वजह से बदल रहा है। अलग अलग मीडियम में इसकी वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। इसको कंबाइन करने के बाद ये आपका रिलेशन आता है, ये रहा जो F इक्वल्स टू में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। यहाँ पर जो आपका ये है, यही क्या कहलाता है, कूलम्ब्स लॉ। आपने इसको नहीं देखा होगा क्योंकि आप वैक्यूम के लिए करते हो। वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होती है, वैक्यूम सुअर 1 होती है। वैक्यूम के लिए 1 होती है। तो आप जो फॉर्मूला करते हो वो क्या हो जाएगा, 1 बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये वैक्यूम के लिए आप जो देखते हो वही होता है, कूलम्ब्स लॉ। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है? ये कूलम्ब्स लॉ हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, आसान सही है। कैलकुलेट द फोर्स, कैलकुलेट द फोर्स इन बिटवीन Q1 4 कूलम्ब एंड Q2 10 कूलम्ब प्लेस्ड इन वाटर ऑफ एप्सिलॉन R 80 एंड R इक्वल्स टू में 9 नहीं 3 मीटर। चलो भैया करो ये वाला क्वेश्चन। R की वैल्यू बेटा 3 है। अगर ऊपर आता है भाई, नंबर सेव कर ले मेरा। कहाँ कर लियो, कर लियो। इसे पता नहीं लगता, मुझे पता रहता सब। नंबर सेव है नहीं है।
देखता हूँ भाई, देखिए भैया ध्यान दीजिए, फोर्स क्या होता है, 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, इसको अलग लिखिए थोड़ा, Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो फोर्स क्या हो जाएगा भैया, इसकी वैल्यू क्या है 9 इंटू 10⁹, एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या देखिए 80, Q1 क्या है भैया 4 कूलम, Q2 क्या है भैया 10, दूरी कितनी है इनके बीच में 3, यानी 9 हो जाएगा, 9 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है। काटा पीटी चालू कर दो, क्या होगा भैया 10 की पावर 9, ये क्या होगा भैया 40 अपॉन में 80, 2 5 इंटू 10⁸ न्यूटन आंसर है। अब आप 10 गुणे में 10 की पावर 8 लिख देंगे ना, ठीक है ठीक है भैया। एनसीईआरटी दिखा दें मेरी, एनसीईआरटी एनसीईआरटी के एनसीईआरटी के 1 से लेके 6 क्वेश्चन आपको घर से करके लाने, नहीं हो पाएंगे यार, टाइम 1 मिनट से कम का बचा है, ठीक है 1 से लेके 6 तक का क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है, ठीक है भैया। अबे हो जाएंगे, कर लेगा तू, कोई दिक्कत नहीं। अबे लेस देन 1 मिनट बचा है, कैसे हो जाएंगे। डीली का चलो ये